नमस्कार दोस्तों। हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन के 9वें भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का 9वां भाग। यह मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे, रतन भी मुझे कितना बेईमान समझ रही होगी। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब न आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर लें, पर रमेश में इतना साहस न था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलवाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी सी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिला खिलखिला कर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए। आश्चर्य यह था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपये और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रूप से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है इधर? रमा के टाल मटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीजें कितनी बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपके यहाँ से एक पैसा भी नहीं मिला। रमानाथ बोले, भाई खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज ये 600 रुपये जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे। बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमानाथ बोले, बहुत जल्द। गंगू बोला, हाँ बाबूजी, अब पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से जल्द रुपए वसूल होने वाले नहीं हैं। नतीजा यह हुआ कि रमा रोज तकाजा करता रहा और गंगू रोज हीले हवाले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने। रतन के तकाजों के डर से रमा ने पार्क जाना भी छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर नहीं बना कर देता तो तुम किसी और कारीगर से क्यों नहीं कह देते? रामानाथ बोले, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो। बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए। अब उससे रुपए निकालना मुश्किल है। रतन बोली, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूंगी। तावान अलग, ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में दे देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं रुपए डकार जाएं और चीज के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन बोली, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते? मैं हंटर से बात करूं। रमानाथ बोले, कहता तो हूं, 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन बोली, आप खुद ही ढीले ढाले हुए हैं, आप उसकी लल्लो चप्पो बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते हैं
तो मजाल थी कि यूं हीले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपए लिए कंगन न बन सकेंगे। पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज, यह तो भलमनसी नहीं है। एक महिला की चीज है, उन्होंने पेशगी रुपए दिए थे। सोचो, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझसे अपने रुपए के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे। गंगू बोला, पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या। 8-8 महीने का उधार नहीं होता। महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं। आपके लिए 500-600 रुपए कौन सी बड़ी बात है। कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीस कर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों न कह दी। अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र की होती ना। गंगू बोला, मैं क्या जानता था, आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता, पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपए के करीब ऊपर से मिल जाते थे, और वह किफायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे रुपए अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता, और सर्राफों का देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनाना वड़िकों का ही काम है। बाबू लोग तो रुपए की कौड़ियां ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सर्राफ को झांसा दूं, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद न आई। यदि आज उसे 1000 रुपए का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपये भी दे देता तो वह निहाल हो जाता, पर अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नजर न आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बंधा रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपए खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे। वह पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वह उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती, मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जालपा की आंखें खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह छिपा लिया, मानो बेखबर होकर सो रहा है। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो। रामानाथ बोले, क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपए कमा आऊं। जालपा बोली, मुझे भी लेते चलोगे ना। रामानाथ बोले, तुम्हें परदेश में कहाँ लिए फिरूंगा। जालपा बोली, तो मैं यहाँ अकेले रह चुकी, 1 मिनट तो रहूंगी नहीं, मगर जाओगे कहाँ। रामानाथ बोले, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूं। जालपा बोली, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मुझसे तो 1 दिन भी न रहा जाए। मैं समझ गई, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखे की प्रीति करते हो। रामानाथ बोले, तुम्हारे प्रेम पास ही ने मुझे यहाँ बांधा रखा है, नहीं तो अब तक कभी का चला गया होता। जालपा बोली, बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूं, तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम कैसे रह सकता है। रमानाथ बोले, यह तुम्हारा भ्रम है जालपा। मैंने तो तुमसे कभी कोई पर्दा नहीं रखा। जालपा बोली,
तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो? रमानाथ बोले, यह क्या मुंह से कहूंगा तभी मानोगी? जालपा बोली, अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ बोले, यह तो तुमने बेढब प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जालपा बोली, तो मैं जानती हूँ। रमानाथ बोले, बताओ। जालपा बोली, तुम बतला दो, मैं भी बतला दूंगी। रमानाथ बोले, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूँ कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। जालपा बोली, सोच कर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ, इसे मैं खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता। जो कुछ सीखा यही सीखा। फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रंग रूप भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूँ? रमानाथ बोले, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जालपा बोली, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूं। रमानाथ बोले, मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूँ, तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है, न रूप। बताओ। जालपा बोली, बता दूं? मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ। अब तुमसे क्या छिपाऊं? जब मैं यहाँ आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यह पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी न बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है। तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ बोले, यह तुम्हारी केवल शंका है जालपा। मैं दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं करता। फिर तुम तो मेरी हृदयश्वरी हो। जालपा बोली, मेरी तरफ देखकर बोलो, आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाए, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जालपा जब उससे पूछती, सर्राफों को रुपए देते जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता, हाँ, कुछ न कुछ हर महीने देता जाता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, सर्राफ के तो अभी सब रुपए अदा न हुए होंगे? रमानाथ बोले, अभी थोड़े ही बाकी हैं। जालपा बोली, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ बोले, हाँ, लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम ही होंगे। जालपा बोली, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं जालपा यह प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुंह से निकालती, लेकिन फिर तो शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच निकालते। जालपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाय रे आत्मगौरव, रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार कर दिया हो। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूं तो 2-4 हजार का माल ला सकता हूँ। कारीगरों की आदत देर करने की होती ही है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज ही लाऊंगा या रुपए वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता? जालपा बोली, कुछ नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़बुन में पड़ा रहा। कहाँ से रुपए लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वह किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह न कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था।
उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहां कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा, इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता मैं अच्छा होऊंगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मिजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे। अब मिजान दिया तो 2,500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों न 2,500 की जगह मिजान 2,000 लिख दूं। रसीद बही की जांच कौन करता है। अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मिजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया। इस भय से कि कहीं चित्त चंचल न हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई उधर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ी वालों ने देखा बाबू साहब आज यही हैं, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पर जाएं। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दे दी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। अगर भाव रुपए में आधा पाव भी फिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपए का बल खा जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। रमा को आज यह नई बात मालूम हुई। सोचा आखिर सुबह को मैं घर में बैठा ही रहता हूँ, अगर यहाँ आकर बैठ जाऊं तो रोज 10-5 रुपए हाथ आ जाए, फिर तो 6 महीने में यह सारा झगड़ा साफ हो जाए। मान लो रोज यह चांदी न होगी, 15 न सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज 5 रुपए मिल जाए और इतने ही दिन भर और मिल जाए तो 5-6 महीने में ऋण से मुक्त हो जाऊंगा मैं। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर फेर कर देना उसे इतना भयंकर नहीं जान पड़ रहा था। नया रंगरूट जो पहले बंदूक की आवाज से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला आ पहुंचा। रमा ने कहा लौट कर चुंगी लूंगा। बिसाती ने मिकैत करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा जरूरी काम था। आखिर 10 रुपए पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपए जेब में रखे और घर चला। 25 रुपए केवल 2-2.5 घंटों में आ गए। अगर 1 महीने भी यह औसत रहे तो पल्ला पार। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ न मंगवाया। रुपए भुनाते हुए उसे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपए और वसूल हुए। चिराग जले वह घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। तो दोस्तों, आज की मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 9वां भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।